Hello everyone, welcome to Wow IS. Now we shall see our daily current affairs for 30th of June. Okay, so let's start. पहला क्वेश्चन हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम NTEP. Statement 1, it is a centrally sponsored scheme implemented under National Health Mission. And Statement 2, it aims to achieve the Sustainable Development Goal of eliminating TB by 2025. So it is a centrally sponsored scheme being implemented under the aegis of National Health Mission. ये बात एकदम सही है. स्टेटमेंट 1 हमारा एक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ये है कि एनुअल टीबी रिपोर्ट आई है 2020 की, एनुअल टीबी रिपोर्ट ऑफ 2020, और ये निकाली है सेंट्रल टीबी डिवीजन विच इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. नाउ द गोल ऑफ द प्रोग्राम, this National Tuberculosis Elimination Program, is to achieve a TB-free India with zero deaths, disease and poverty due to tuberculosis. एम है कि 100% जो केस डिटेक्शन है वो 2020 तक हम अचीव कर लेंगे, मतलब जितने भी केसेस हैं जिनमें टीबी है वो हम डिटेक्ट कर लेंगे, और 2025 तक हम इसको एलिमिनेशन का टारगेट है. ओके, 2025. तो ये तो हमारा दोनों स्टेटमेंट हो गया सही. आंसर हमारा सी, बोथ 1 and 2. अब दो टीबीज होती हैं, जब एक होती है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी और एक होती है एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, MDR टीबी एंड XDR टीबी. तो मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ. MDR टीबी में या तो आइसोनियाजिड या फिर राइफेम्पिसिन, इन दोनों में से एक ड्रग के लिए इंसान इंटॉलरेंट हो जाता है. ओके, सो उसको हम कहते हैं MDR टीबी. और XDR टीबी में बिसाइड्स दीज टू प्लस एनी फ्लोरोक्विनोलोन वन ऑफ द 3 इंजेक्टेबल्स. और वो इंजेक्टेबल्स कौन कौन से हैं? एमिकासिन, कानामाइसिन और केप्रियोमाइसिन. इन तीनों इंजेक्टेबल्स में से एक इंजेक्टेबल्स को भी इंटॉलरेंट अगर बॉडी हो जाती है, ये दो फ्लोरोक्विनोलोन और जो 3 इंजेक्टेबल्स मैंने आपको बताया, एमिकासिन, कानामाइसिन और केप्रियोमाइसिन, इन तीनों में से एक में से किसी भी चीज़ से अगर बॉडी इंटॉलरेंट हो जाती है तो उसको हम बोलेंगे एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, और उस केस में इलाज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. तो ये एडिशनल इन्फो थी कुछ. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now our question number 2 is, consider the following statements related to international comparison program. This we have covered in our daily current affairs, so this shouldn't be very tough for you. Statement 1, it aims to produce purchasing power parities and comparable price level indexes PLIs for participating economies. अगर आपको याद होगा तो इसमें 176 इकोनॉमीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, 176 कंट्रीज़, और ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, ये भी आपको पता है. ओके, UN स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है वो उसका डेटा प्रोवाइड करता है. और परचेजिंग पावर पैरिटीज़ में इकोनॉमीज़ की रैंकिंग होती है. हमारा जो इंडिया है दैट इज़ ऑन 3rd रैंक, इफ़ यू रिमेंबर. ओके, 3rd रैंक. चाइना है 1st पे एंड USA है 2nd पे. ओके, सो ये मोटा मोटा डेटा था. आपको अगर और ज़्यादा इन्फो चाहिए तो ये हमने कवर किया हुआ है, प्लीज़ रेफर टू दैट. स्टेटमेंट 2, इट इज़ मैनेज्ड बाय द IMF अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन. तो IMF ये गड़बड़ है. वर्ल्ड बैंक, जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्ल्ड बैंक के अंदर ये इट इज़ मैनेज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन. ओके, सो आंसर है हमारा A, 1 ओनली. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now question number 3 is, junk bonds often seen in news are A, rupee denominated bonds to raise funds from overseas markets in Indian rupees. B, bonds issued by companies that are struggling financially and have high risk of defaulting. C, a social impact bond. D, none of the above. सो RBI का जो डिसीजन है टू रिलैक्स ऑफशोर बोरिंग रूल्स, आप बाहर से बोरो कर सकते हैं, इसने जंक बॉन्ड की सेल्स भी एक्चुअली बढ़ा दी है. ओके, सो व्हाट आर बेसिकली जंक बॉन्ड्स? आंसर है बी, जंक बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स इशूड बाय कंपनीज दैट आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली एंड हैव अ हाई रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्टिंग. तो ये आपका मार्केट का भी एक इंडिकेटर है कि आपकी जो कंपनीज़ हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही हैं. NPA क्राइसिस आपने सुना ही होगा, और अपना जो लोन लौटाने का
और बॉन्ड का जो पैसा वापस करने का जब टाइम आएगा तो उसमें डिफ़ॉल्ट हो सकता है। तो यही होते हैं जंक बॉन्ड्स। ओके, नाउ जंक बॉन्ड सर्व एज अ मार्केट रिस्क इंडिकेटर फॉर सम इन्वेस्टर्स। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now question number 4 is consider the following statements related to global partnership for artificial intelligence। ये भी हमने हमारे करंट अफेयर्स मॉड्यूल में कवर किया हुआ है कुछ दिनों पहले। सो आप हमारे करंट अफेयर्स को प्लीज़ रेफ़र कीजिए, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो भी प्री रिलेटेड और मेंस रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है पूरे दिन की वो हम पूरा कवर करते हैं। सो प्लीज़ गो थ्रू आवर डेली करंट अफेयर्स मटेरियल बिफोर आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। Now statement 1, this is the first initiative of its type for evolving better understanding of the challenges and opportunities around the artificial intelligence। ये बिल्कुल सही है, बहुत ही जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है, दिस इज़ करेक्ट। नाउ इंडिया जॉइंट दिस इनिशिएटिव एज इट्स फाउंडिंग मेंबर्स। तो कौन कौन इसके मेंबर्स हैं? यूएसए, यूके, EU, जर्मनी, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, ओके, एंड इंडिया ऑल्सो। इंडिया ज्वाइन दिस इनिशिएटिव एज इट्स फाउंडिंग मेंबर, दिस इज इंडीड ट्रू। आंसर है सी, बोथ 1 and 2। सबसे पहले इस टाइप का एक अलायंस जो इंट्रोड्यूस किया था वो था G7 समिट में बियारिट्ज में, जो फ्रांस में हुई थी। ओके, बियारिट्ज। तो फ्रांस और जर्मनी ने कुछ इस टाइप का अलायंस सजेस्ट किया था और उसके बाद ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये अलायंस बना। ओके, फ्रांस एंड जर्मनी, और इंडिया एज अ फाउंडिंग मेंबर इसको ज्वाइन किया हुआ है। अब इससे जो रूल फ्रेमिंग है अराउंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कंसर्न्स हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन पे काफ़ी मेंबर कंट्रीज़ को सहायता मिलेगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिलेंगी और हम रूल फ्रेमिंग में भी एक इम्पॉर्टेंट मेंबर बन के सामने आएंगे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन इज़, recently scientists at the Indian Institute of Nanoscience and Technology have developed a nanotechnology based industry friendly and low cost method for the production of drug rufinamide। अब ये रूफिनामाइड किसके ट्रीटमेंट में यूज़ होती है आपको बताना है। ए, कोविड-19, बी, इबोला, सी, बाइपोलर डिसऑर्डर एंड न्यूरोपैथिक पेन, और Z, डी, टीबी। ओके, सो हमारा आंसर है सी, bipolar disorder and neuropathic pain। So INST, which is the Institute of Nanoscience and Technology, they have developed a nanotechnology based industrial friendly and low cost method for the production of anti-epileptic drug। anti-epileptic, ये इन्हें बनाई है जिसका नाम है रूफिनामाइड। नाउ anticonvulsants or epileptic drugs are being used in the treatment of bipolar disorder and borderline personality disorder, since many seem to act as mood stabilizers। mood stabilizers होते हैं ये। so bipolar disorder and borderline personality disorder, इनमें ये यूज़फुल है। नाउ दे हैव डेवलप्ड अ न्यू रिसाइक्लेबल कॉपर ऑक्साइड कैटलिस्ट। ये आपको याद रखना है, कॉपर ऑक्साइड कैटलिस्ट। Now this copper oxide catalyst plays a crucial role in the key reaction for producing this rufinamide drug। तो इस कैटलिस्ट के चलते ये ड्रग बनाना इजी हो गया है। ओके, एंड आवर आंसर इज सी, दिस ड्रग रूफिनामाइड इज़ यूज्ड इन बाइपोलर डिसऑर्डर्स एंड न्यूरोपैथिक पेन। तो यहाँ हमारा आज का MCQs ख़त्म होता है। वी विल मीट टुमारो। थैंक यू गाइस।